जय हिंद आप सभी को। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो रोशन आनंद सर की तरफ से निकाला गया था अध्याय प्लस का प्रैक्टिस सेट न्यू बैच में कराया गया था। इसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे, याद रखिएगा। इसके पहले का 3 सेट जो है ना अपलोड कर दिया गया इसी चैनल पे। इसका स्पेशल हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तो अगर आप नहीं देखें तो जाके जरूर देखिए। तीनों सेट अपलोड हो चुका है, फुल प्रैक्टिस सेट है। बहुत ही अच्छा तरह से जो है ना इसको सजाया गया है सेट प्रैक्टिस को। इसी आधार पर जो है ना आपका एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप तीनों सेट जाके उसको देख लीजिए, नहीं देखें हैं तो आज सेट नंबर 4 कंप्लीट करते हैं। एक क्लास में कराया हुआ प्रैक्टिस सेट है, न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ था भ्याप्लिस में उसी में एक कराया हुआ सेट है। तो अच्छे से देखिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको वीडियो को देखते देखते ही सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, आंसर आपको जरूर देना है। लास्ट में बताइए कि आपका स्कोर कितना आया और वीडियो कैसा लगा, ख़राब लगा, अच्छा लगा, जो भी आपको लगेगा आप जरूर आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, और वीडियो में ही अच्छे से देखिएगा ना, सारा हम क्वेश्चन याद करवा देंगे, क्योंकि हमको वीडियो में क्वेश्चन ही इतना रिपीट करते हैं कि आपको क्वेश्चन ही याद हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बताइए। इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा आप लोग। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, बृहदर था। याद रखिए, कौन था, बृहदर था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहदर था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है। जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है, तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्ययंत्र बजाने में निपुण था। मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्ययंत्र बजाने में निपुण था, तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नगाड़ा बजाने में क्या था, निपुण था। कौन था, सम्राट अकबर था। याद रखिए, क्वेश्चन अगर पूछा है कि मुगल सम्राट अकबर कौन सा वाद्ययंत्र बजाने में निपुण था, तो नगाड़ा बजाने में क्या था, निपुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि सुरक्षा सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है, तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, चौथ होगा, चौथ। और चाहिए इसका, अगर आपको प्रैक्टिस इसका पीडीएफ आपको चाहिए, इसका हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। अपना ग्रुप इसी नाम से, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके ना आप ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप। उस ग्रुप में हम पीडीएफ डाल देंगे। 3 पीडीएफ हम डाल चुके हैं, और भी बहुत सारा पीडीएफ उसमें डालते हैं। और इसका टेस्ट भी होता है। टेस्ट ग्रुप अलग ग्रुप बनाया गया है, उसमें बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के सिलेबस पे आधारित टेस्ट होता है। तो और शाम में ड्यूटेरिया 6:30 बजे भी टेस्ट होता है। तो टेस्ट ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ भी ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही आपको लाभदायक मिलेगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खां और सूरजदौला कहाँ के नवाब थे। मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सूरजदौला कहाँ के नवाब थे, तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल के थे। क्या बोल रहा है, बंगाल का। मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खान, सूरजदौला कहाँ के नवाब थे, तो बंगाल के थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा जिनकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था, बताइए। इसका आंसर क्या होगा। अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था, तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे, सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, मैकाले मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी, बताइए। इसका आंसर क्या होगा। मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी, तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1835 में हुआ था। कब हुआ था, वर्ष 1835 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का बात करें। बोल रहा है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर के सिंधिया के किया था। क्या था, ग्वालियर के सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, कौन नहीं था। बोला क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, तो कौन शामिल नहीं था। नो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण वोहरा शामिल नहीं थे, लेकिन मास्टर अमीर चंद्र शामिल थे, भाई बाल मुकुंद शामिल थे, अवध बिहारी क्या थे, तो शामिल थे। तो नो का जो आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण वोहरा ये शामिल नहीं थे, लेकिन तीनों ये शामिल थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है, तो इसका याद रखिएगा। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन जो है ना सही है। वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था, सन्यास सेन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन थे, सन्यास सेन थे। और सन्यास सेन ने वर्ष 1905 में तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया था।
सन्यासी ने वर्ष 1905 में तुंग में हुई पार्टी का गठन किया था। और पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कि वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई थी। वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन की क्या हुई थी, पद्धति की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। बोल रहा है कि पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था कहाँ। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था कहाँ, तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटली में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था, इटली में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। पूरा यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र के करते थे। किसका, शुक्र के। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे, शुक्र का करते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। इसमें सूची 1 में जनजाति दिया हुआ है और सूची 2 में राज्य दिया हुआ है, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिए 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो गद्दीस जनजाति जो है ना, गद्दीस जनजाति है तमिलनाडु, इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। गद्दीस जनजाति कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का है। और टोडा कहाँ हो जाएगा, टोडा हो जाएगा तमिलनाडु का, टोडा तमिलनाडु का। और खासी कहाँ का है, खासी है जो मणिपुर का है, याद रखिए खासी कहाँ का, तो खासी मणिपुर का है। सॉरी खासी ना, मेघालय, सॉरी। देखिए टोडा तमिलनाडु का है, टोडा कहाँ का है, तमिलनाडु का है। खासी कहाँ का, तो मेघालय का, याद रखिएगा। और नागा कहाँ का है, मणिपुर का है। तो गद्दीस जो है, गद्दीस जनजाति है ये गद्दीस जनजाति हिमाचल प्रदेश का है। टोडा जनजाति कहाँ का, तमिलनाडु का है। खासी कहाँ का है, खासी मेघालय का है। और नागा कहाँ का है, नागा जनजाति जो है ना ये मणिपुर का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। बोल रहा है मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है, बताइए। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऐश के लिए जानी जाती है। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है, तो लॉ ऐश खाने के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सी है। गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सी है, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामगंगा तथा महानंदा है। गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सा है, तो रामगंगा तथा महानंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे ये बोल रहा है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिंगानुपात कहलाता है, याद रखिए लिंगानुपात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि इसमें मिलान कीजिए। इसमें अभ्यारण्य दिया हुआ है, सूची 1 में अभ्यारण्य है, सूची 2 में राज्य है। कौन सा अभ्यारण्य किस राज्य में है, 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, याद रखिएगा। तो मिलाइए, इसका हो जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बांदीपुर पता है कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। और मेलघाट कहाँ है, तो मेलघाट अभ्यारण्य जो है ना, मेलघाट महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। मेलघाट कहाँ है, महाराष्ट्र में। बुक्सा बोलेगा तो कहाँ है, बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। और पखुई कहाँ है, तो पखुई जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो बांदीपुर कर्नाटक, मेलघाट महाराष्ट्र, मत्स्य मेलघाट मत्स्य महाराष्ट्र, बुक्सा बोलेगा तो पश्चिम बंगाल। और पखुई वन अभ्यारण्य कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आइए 18 पे। बोल रहा है झारखंड में झूम कृषि, झ से झारखंड, झ से झूम कृषि को क्या कहते हैं, बताइए। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुरुबा कहते हैं। क्या कहते हैं, कुरुबा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो याद रखिए इसमें बोल रहा है, इसमें 19 का राइट आंसर होगा। कौन इसमें बोल रहा है गलत है, नहर परियोजना दिया हुआ है, अवस्थिति दिया हुआ है। कौन सा नहर परियोजना कहाँ स्थित है, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। जवाई परियोजना जो है ना, तमिलनाडु नहीं होगा, यहाँ ये राजस्थान में है, राजस्थान, याद रखिएगा। जवाई परियोजना जो है ना, ये राजस्थान में होगा, राजस्थान में, तमिलनाडु नहीं होगा। घाट प्रभा नहर कहाँ है, तो परियोजना ये कर्नाटक में, घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है। उकाई नहर परियोजना कहाँ है, तो गुजरात में है। और नीरा नहर परियोजना कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। ये तीनों से कथन सही है, लेकिन जवाई तमिलनाडु नहीं होगा, राजस्थान होगा। तो घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, उकाई नहर परियोजना गुजरात, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, और जवाई परियोजना बोलेगा तो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। बोल रहा है किस संविधान संशोधन के तहत दादर नगर हवेली को भारत में शामिल कर इन्हें केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत अलग हुआ था। नेक्स्ट है
उस उन मौलिक अधिकारों को चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। बोला उन मौलिक अधिकार को चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये प्राप्त है भारतीय को, और एक कानून एवं उसके समस्त समानता ये नहीं है, और अल्पसंख्यक को अधिकार ये प्राप्त है, और जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण ये प्राप्त नहीं है। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर, 1 और 3, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये प्राप्त है भारतीयों को, और अल्पसंख्यक के अधिकार ये भी भारतीयों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है कौन? भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार रही है। कौन? मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57 के तहत। क्या होगा? अनुच्छेद 57 के तहत। आपको पता है कि 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा वर्णन है। 54 में क्या है? तो निर्वाचक मंडल का वर्णन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन है। 55 में क्या है? तो 55 निर्वाचक की रीति वर्णन है, निर्वाचक की रीति का वर्णन किया है राष्ट्रपति का। और 56 में क्या है? तो 56 में देखिए पदावधि का वर्णन है, राष्ट्रपति के पदावधि का वर्णन है। और 57 में बोलेगा तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं पर निर्धारित किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि, क्या है? भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि, तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों। इसमें होगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, ये सही है। और इसमें क्या है? दूसरा है ऑप्शन नंबर बी, देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसका अनुमोदन करे, ये दोनों है। और राष्ट्रपति इस आशय का संदेश संसद को भेजे, ये नहीं होगा। तो क्वेश्चन बोला था भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू होगा तब बनाएगा, और देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसका अनुमोदन करे तब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बोल रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था अपनाया गया था? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1993 में अपनाया गया था। कब? 1993 में। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है किससे? सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से है। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है तो केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किसमें, किससे दिया जाता है? याद रखिएगा। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय को किससे भाग देंगे? तो देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो क्या निकल, प्रति व्यक्ति आय निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि राज्य सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है, क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। बोल रहा है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विमुद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसमें एक सूची 1 सूची 2 है। इसमें एक दिया हुआ है कि कौन सा क्रांति का संबंध किससे है। तो एक याद रखिए 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। खदान उत्पादन में वृद्धि होगा, हरित क्रांति। खदान उत्पादन में वृद्धि होगा तो हरित क्रांति। और दूध उत्पादन में क्या है? तो दूध उत्पादन में है श्वेत क्रांति, याद रखिएगा। और मत्स्य पालन में क्या है? तो नीली क्रांति। मत्स्य पालन तो नीली क्रांति। और उर्वरक का बोलेगा तो भूरी क्रांति। तो खदान उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, और उर्वरक बोलेगा तो भूरी क्रांति। क्वेश्चन हमारे 31 पे बोल रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, बताइए। बोल रहा है इसमें कौन सा युग्म सही है, कौन सा सही होगा? तो इसमें जो है ना, इसका ऑप्शन देखिए इधर आया इस ऑप्शन 31 का सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी 1 और 2 सही है, याद रखिए 1 और 2 सही है, 1 और 2। तो देखिए इधर पे क्या यहाँ पे बोल रहा था, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इसमें सही कौन है? बोल रहा सही इसमें कौन युग्म सही है? तो इस पंचवर्षीय मॉडल था और मॉडल था, ये तो 1 और 3 क्या है? 1 और 3 सही है। यहाँ पे 1 3 नहीं, यहाँ पे 1 और 2 सही है, याद रखिए 1 और 2 सही है। प्रथम पंचवर्षीय हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था।
अद्वितीय पंचवचना जो है ना पीसी महालनोबिस पे आधारित मॉडल पर आधारित था, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और तृतीय पंचवचना जो है गॉडगिल योजना, ये गलत है। तो 1 और 2 सही है। तो बोल रहा था इसमें कौन सही है, तो प्रथम पंचवचना हेराडोमा मॉडल पे और द्वितीय पंचवचना की बात करें पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 32, तो इसका राइट आंसर 31 का क्या होगा, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि अप्रत्यक्ष कर संबंधित समिति है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कौन सा है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा 32 का? 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रेखी समिति से। क्या है, रेखी समिति से। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति बोलेगा तो रेखी समिति है, रेखी समिति। नेक्स्ट है बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1948 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरियां अब कितना निर्धारित किया गया है, किस पे आधारित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब किस पे आधारित है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। किस पे? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, 35 नंबर बोल रहा है आवेग के विमीय सूत्र क्या है, बताइए। आवेग के विमीय सूत्र क्या है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, MLT पर पावर -1 होगा, MLT पर पावर -1। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? निम्नलिखित में से कौन सा किसका जो है घर्षण बल अधिकतम है, बताइए। किसका जो है घर्षण बल अधिकतम है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमांत घर्षण जो है ना, इसका घर्षण बल अधिकतम होता है, सीमांत घर्षण का। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन आधारित है किस पर? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन आधारित है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किरचॉफ के नियम पर आधारित है। किस पे? किरचॉफ के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय वस्तु है? निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय वस्तु है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंधक है। क्या है? गंधक। याद रखिए, क्या है? गंधक। ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे प्रकाशीय फाइबर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है, उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है? तो 41 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दूरदृष्टि से होगा। क्या होगा? दूरदृष्टि से। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर में बनाया जा रहा है। कहाँ? मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए। बोल रहा है 43 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की उपस्थिति बंध का प्रकार है। क्या है, बताइए। बोल रहा है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन बंधित है। क्या है? हाइड्रोजन बंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बोल रहा है निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है? निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो याद रखिए 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिक अम्ल का जो प्रयोग है ना, जीवाणुनाशक के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें है बोला निम्नलिखित में विलयन में से उनके पीएच मान को सम्मिलित कीजिए। इसमें कौन सा किसका पीएच मान कितना होता है ये दिया हुआ है। तो आइए 45 का आंसर क्या होगा, देख लीजिए। 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए ऑप्शन नंबर कितना होगा 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 2 3 4 सब में सामने ही है, याद देखिए, मिलाते हैं। बोल रहा है सांद्र का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान होता है 0 होता है, और नींबू का रस का पीएच मान होता है 2.5 होता है। तनु NaOH का पीएच मान कितना? तो 13.0 होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना? 7.0 होता है। याद रखिए सांद्र HCl का 0, नींबू का रस का पीएच मान 2.5, तनु NaOH का पीएच मान 13.0 और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7.0 होता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे बोल रहा है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पे प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करते हैं। परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, बोल रहा है झूठा सोना फुल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है किसको? झूठा सोना किसे कहते हैं? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Fe2 को क्या कहते हैं? झूठा सोना कहते हैं। झूठा सोना Fe2, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? कोसी परियोजना जो है किसकी संयुक्त परियोजना है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार और नेपाल का है। किसका? बिहार और नेपाल का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आरडीएक्स का दूसरा नाम है? बताइए, आरडीएक्स का दूसरा नाम इस ऑप्शन में कौन सा है? बताइए, आंसर बताइए, कौन सा होगा आरडीएक्स का दूसरा नाम? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइक्लोनाइट होगा। आरडीएक्स का दूसरा नाम जो है ना साइक्लोनाइट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? बोला कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? बताइए, इसे बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर? प्रयास का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनलिन हार्मोन को जो है ना लड़ो या यूरो हार्मोन बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाई। नेक्स्ट है, सभी दालें संबंधित होती है किस कुल में? सभी दालें संबंधित होती है किस कुल का है? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिग्यूमिनेसी से है। किसे है? लिग्यूमिनेसी से। नेक्स्ट है, पक्षियों में पराया एक ही क्या होता है? पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय होता है। पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है? तो अंडाशय होता है। नेक्स्ट है, राइबोसोम निर्मित होते हैं किससे? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरएनए और प्रोटीन के निर्मित होते हैं। राइबोसोम निर्मित होते हैं आरएनए और प्रोटीन के। नेक्स्ट है, उपास्थि में पाए जाने वाली प्रोटीन है। उपास्थि में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सा है? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ड्रीन है। क्या है? कॉन्ड्रीन, याद रखिए, कॉन्ड्रीन है। नेक्स्ट है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है? आलू में ब्लैक हार्ट का कारक क्या है? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोरोन की कमी है। क्या है? बोरोन की कमी। नेक्स्ट है, 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन, याद रखिए, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है, 57 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? बताइए, कौन सा कोशिका से जो है इंसुलिन का रिसाव होता है? 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा कोशिका से होता है। किससे? बीटा कोशिका से। नेक्स्ट है, एबीओ रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? एबीओ रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कृमि कारण हाथी पांव होता है? निम्न में से किस कृमि के कारण हाथी पांव होता है? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फाइलेरियाई कृमि से होता है। किससे? फाइलेरियाई कृमि से होता है। नेक्स्ट है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जादव पायेंग को कहा जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? जादव पायेंग को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक, मैन मेड पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स बोल रहा है कि मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक क्या कहलाते हैं? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोजेनिक कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोजेनिक। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन की गति मिली के लेखक कौन है? वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन की गति मिली के लेखक कौन है? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेचल कार्सन है। कौन है? रेचल कार्सन। नेक्स्ट है, इसमें मिलान कीजिए, असत्य कथन है। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना गलत है? उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताशकंद, बिल्कुल सही है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो नूर सुल्तान, बिल्कुल सही है। तजाकिस्तान की राजधानी एस्ताना, ये गलत है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो एस्काबाद, ये सही है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? एस्काबाद, और तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो बिस्केक, याद रखिए कि क्या है? बिस्केक। तजाकिस्तान की राजधानी जो है बिस्केक नहीं, दुशांबे होगा, दुशांबे, याद रखिएगा। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो दुशांबे, याद रखिएगा। फिर से मिला कर दे रहे हैं, देखिए, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? नूर सुल्तान, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो दुशांबे, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो एस्काबाद है, याद रखिएगा। यहाँ पे सोना नहीं होगा, यहाँ पे दुशांबे होगा तजाकिस्तान की राजधानी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए इसमें कौन सा कथन असत्य है? याद रखिएगा ना कि 64 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस जो है 14 नवंबर को नहीं मनाते। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं? याद रखिएगा, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 16 नवंबर को मनाते हैं। 16 नवंबर को 16 नवंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 16 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाते हैं या उत्पाद दिवस? 26 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस 26 जनवरी। अब विश्व विज्ञान मौसम दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस 26 जनवरी, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 16 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी बोल रहा है पुस्तक दिया हुआ है और लेखक है। इस ऑप्शन में बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना पुस्तक के लेखक गलत है। याद रखिएगा कि इसका 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कागज ते कैनवास। इसके लेखक जो है ना महादेव वर्मा नहीं है, यहाँ पे इसका लेखक है अमिताभ प्रीतम। याद रखिएगा, अमृता प्रीतम इसके लेखक है। कागज ते कैनवास के। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही है। कमायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही है। नामिका के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी, कमायनी जयशंकर प्रसाद, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कागज ते कैनवास तो अमिताभ प्रीतम लेखक है। यहाँ पे महादेवी वर्मा नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1954 में स्थापना किया गया था, 1954 में। नेक्स्ट है, निम्न राज्य या केंद्रशासित प्रदेश राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। निम्न राज्य या केंद्रशासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है, तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अंडमान और निकोबार है, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम है। क्या है? असम। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य है? तो असम का है, असम याद रखिएगा। क्वेश्चन 69 बोल रहा है कि CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। CD रोम का जो फुल फॉर्म है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पे आइए। बोला निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? निम्न में से कौन सा महाजनपद है जो वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वत्स नहीं है लेकिन अंग है, बिहार के क्षेत्र में स्थित है। वजीब बिहार के क्षेत्र में स्थित है और मगध जो है बिहार के क्षेत्र में स्थित है, याद रखिएगा। और वत्स का राजधानी जो है ना कौशाम्बी, याद रखिए। कहाँ है? कौशाम्बी है। नेक्स्ट है, इसको भी देखिए लीजिए। अंक का राजधानी बोलेगा ना चंपा, याद रखिए। अंक का राजधानी कहाँ है? चंपा। अंक की राजधानी बोलेगा चंपा। अब वैदिक राजधानी कहाँ है? तो वैशाली, याद रखिएगा। वैदिक राजधानी कहाँ है? तो वैशाली। और मगध की राजधानी कहाँ? सबको पता है, राजगिरी है। राजगिरी है, याद रखिएगा। तो अंक का राजधानी चंपा और वज्जी का वैशाली, मगध का राजधानी राजगिरी। अब बस का राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। तो इसमें क्वेश्चन पूरा था कि इनमें से कौन सा महाजनपद वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो वत्स नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, बोला 78वें फिल्म अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। सबसे फिल्म बोलेगा गंगूबाई काठियावाड़ी, बिल्कुल सही। सबसे अभिनेता बोलेगा पुरुष में राजकुमार राव, सही है। सबसे अभिनेत्री बोलेगा महिला में आलिया भट्ट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, मोहिनीअट्टम है। क्या है? मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, बताइए क्या होगा? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस श्रीनगर, यहाँ पे क्या होगा? श्रीनगर हो गया। देखिए, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखा के क्या किया? रवाना किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोला 74 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया? बोल रहा बहुत अच्छा क्वेश्चन है करेंट का। बोल रहा है 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? याद रखिएगा, इसका ऑप्शन देखिए क्या होगा। तो अभी लेटेस्ट पार्टी पता है क्या होगा? नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी है, ये याद रखिएगा। सबको पता है कौन पार्टी? आम आदमी पार्टी है, जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। नेक्स्ट है झाड़ू छाप।
क्वेश्चन 75 बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड है। कौन सा राज्य है? झारखंड। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन है, मैथ को देखिए अब हम टिक आंसर मार देते हैं। आप ना पीडीएफ हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ निकाल करके आप मैथ बना लीजिएगा, मैथ रीजनिंग दोनों बना लीजिएगा, बाकी हिंदी इंग्लिश देख लेते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और मैथ वहाँ से बना लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। तो 76 का राइट आंसर, 76 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 मिनट होगा। 76 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 77 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1242 वर्ग सेंटीमीटर। 78 का आंसर होगा, 78 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, 72 होगा। 78 का आंसर 72। आप वीडियो को पॉज करके वीडियो के बना सकते हैं, जैसे या तो पीडीएफ हम डाल ही देंगे टेलीग्राम चैनल पे। 79 का आंसर होगा, 79 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 79 120 डिग्री। 80 का आंसर होगा, 80 का ऑप्शन नंबर सी, 80 का ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मैथ बनाएंगे ना तो बहुत समय लग जाएगा और जितना, इसलिए वीडियो लॉन्ग चल जाएगा, इसलिए आप कम समय में ज़्यादा रिवीजन कीजिए। आपको पता है कि इस वीडियो में ना बहुत सारे आपको यूट्यूब पे चैनल मिलेगा वीडियो, लेकिन आपको 20 मिनट में पूरा 100 क्वेश्चन खत्म। लेकिन हम एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करते हैं। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। जितना बार आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा ना, गौर से सारा ध्यान अगर आप कंसंट्रेट करके रखते हैं तो सारा आंसर आपको याद हो जाएगा। रिवीजन करने में ना एक रामबाण साबित होगा। थोड़ा सा 2 मिनट बड़ा वीडियो होगा, लेकिन वीडियो एकदम जो है ना 100% कारगर साबित होगा। तो अच्छे से वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार याद नहीं है दोबारा देखिए। अगर आप मैथ बनाना है तो मैं वीडियो को पॉज कर दीजिए, या तो फिर हम पीडीएफ डाल देंगे ग्रुप में, वहाँ से आप पीडीएफ निकाल करके मैथ सोल्व कर लीजिएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, 81 का जो है आंसर होगा ना, 81 का याद रखिए, 81 का टिक है ऑप्शन नंबर डी, 12,000 होगा, याद रखिए। 1,20,000 है, सॉरी 1,20,000 है। नेक्स्ट है 82 का आंसर होगा, 82 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 83 का आंसर क्या होगा? 83 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 162। 84 का आंसर क्या होगा? 84 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 85 का आंसर क्या होगा? 85 का आंसर याद रखिएगा, 85 का आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी होगा, 85 का आंसर। अब आइए 86 पे, अब हिंदी है। देखिए बोल रहा है 86 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बाज कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। हिंदी का क्वेश्चन 5-6 तो आएगा ही। बाज कितने प्रकार के होते हैं? तो बाज जो है ना 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाज जो होता है 3 प्रकार के होता है। 87 नंबर बोल रहा है कि लेखक के लिए किताब लाया, इस बाग के लिए कारक बतावे। लेखक के लिए किताब लाया, इस बाग के लिए कारक बताएं, कौन सा कारक होगा? तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सम प्रदान कारक होगा। क्या होगा? सम प्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाधा है। पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बाधा। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार ना हो। जिसका कोई आधार नहीं हो, क्या होगा? नवासी का। नवासी होगा जिसका कोई आधार नहीं हो, नवासी का डी, निराधार होगा। क्या होगा? निराधार। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं बताइए? 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट है काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ होगा 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पराधीन होना। नेक्स्ट है अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार का संधि विच्छेद बोलेगा तो 92 का ऑप्शन नंबर बी, अति जोड़ आचार, अत्याचार। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शी। नेक्स्ट है अब इंग्लिश का क्वेश्चन है, बोला 94 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द मैन फ्लेड एग्जॉस्ट आफ्टर क्लाइंबिंग ए डैश ऑफ स्टार्स। तो 94 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे भराएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लाइट भराएगा। क्या होगा? फ्लाइट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बोला सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका राइट आंसर क्या? इसका सोबर का क्या होगा? सोबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर बी, क्लेम होगा। सोबर का क्लेम। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। तो टू फ्लाइट साई ऑफ क्या होगा? 96 का ऑप्शन नंबर डी होगा, टू फ्लाई साई ऑफ, टू ट्राई टू एवॉइड समथिंग, टू फ्लाई साई ऑफ, टू ट्राई टू एवॉइड समथिंग। 97 नंबर बोल रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें बोला एक कन्फ्यूजिंग एंड द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक कन्फ्यूजिंग एंड ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे आंसर क्या होगा 97 का? ऑप्शन नंबर डी होगा, कोरंडम होगा, कोरंडम।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड। बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम ऑफ द गिवन वर्ड। फेक का क्या होगा? फेक का बोले तो फेक का 98 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जेन्युइनी, जेन्युइन याद रखिएगा, जेन्युइन ही होगा। नेक्स्ट 99 का बोल रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन, बोला सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। बोल रहा है ही ओपन द डोर फॉर हिज मदर, ही ओपन द डोर फॉर हिज मदर। तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका बोलेगा द डोर वाज ओपन बाय हिम फॉर हिज मदर, द डोर वाज ओपन बाय हिम फॉर हिज मदर। तो पैसिव वॉइस क्या होगा? द डोर वाज ओपन बाय हिम फॉर हिज मदर। एक्टिव दिया हुआ था, पैसिव बनाना था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, बोला सिलेक्ट द इन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बोल रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा? तो 100 का राइट, इनकरेक्टली बोल रहा है स्पेल्ड वर्ड क्या होगा? तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसीड्यूर। क्या होगा? प्रोसीड्यूर। तो ये था सेट नंबर 4 था। सेट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके पहले का 3 सेट इस चैनल पे वीडियो अपलोड है। इसका स्पेशल प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तो तीनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखिएगा तो रिवीजन पूरा अच्छे से हो जाएगा, याद अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। अब पता भी चलेगा कि क्वेश्चन कैसा है, कैसा एग्जाम में आ सकता है। तो आपको देखने को बहुत क्वेश्चन मिलेगा। तो सेट नंबर 4 को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन सेट जो है 5 नंबर नेक्स्ट बार देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, लिंक में हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए यहीं तक रहने देते आज के लिए।